you. Just confirm whether the sound is okay as well as the screen that I shared is visible. Well, all is good. That's good. हाँ, सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट से भी पढ़ने वाले हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस. So circular motion is going to be from the beginning itself. So you will get to know. Circular motion. How we defined it as, we have defined it as motion on a circle. So circular motion is a motion on a circle. सर्कल एक ज्योमेट्री है. इसमें पढ़ते हो, काफी डिटेल में पढ़ोगे. और अभी के लिए हमारे पास क्या रहेगा कि एक अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि सर्कल होता क्या, तो आप बोलोगे ऐसा कुछ दिखता है उसको सर्कल बोलते हैं. ऐसा कुछ का मतलब क्या हुआ? देन यू विल से कि एक पॉइंट होता है जिससे सभी पॉइंट की दूरी बराबर रहती है. सो दैट पॉइंट जिसके बारे में हम लोग बात की उसको सेंटर कहते हैं. यहाँ पर ओरिजिन पकड़ सकते हैं. और इस ब्लैक कलर के ज्योमेट्री पर जितना भी पॉइंट आप चूज करोगे सभी पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा. सो अगर किसी एक पॉइंट से सभी पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होती है तो उस ज्योमेट्री को हम लोग सर्कल कहते हैं. सिंस अपने को मोशन पढ़ना है तो किसी पार्टिकल के बारे में पढ़ना होगा. अभी हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स है, सब पार्टिकल है. जैसे आपका लेट्स से कार है, दैट्स आल्सो अ पार्टिकल. प्लेन इज आल्सो पार्टिकल. ट्रेन इज आल्सो पार्टिकल अनलेस अनटिल जब तक उसकी लेंथ ना भूली जाए. सो लेट्स से अपने पास एक पार्टिकल है जो कि इस लोकेशन पर है इनिशियली t=0 पर. डिफरेंट कलर यूज करते हैं सो दैट इट इज विजिबल डिफरेंटली. सो t=0 पर यहाँ पर. सो आपसे कोई पूछता है कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर, तो हम बोलेंगे ओरिजिन से r डिस्टेंस पर. किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में. लेट्स से इसकी रेडियस r है तो हम लोग रेडियस को r लिख लेते हैं. यहाँ पे लिखते हैं लेट radius of circle that we are treating is small r and its center is at origin. इसके सेंटर को ओरिजिन पे इसलिए लिया सो दैट लाइफ थोड़ी सी आसान रहे, बिकॉज उस केस में कैलकुलेशंस इजी रहेंगे. आगे चल करके आप सेंटर कहीं भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम सेम लॉजिक को लगा करके फॉर्मूलाज बनाएंगे. तब तक आपको मैथ्स में बता दिया जाएगा कि सेंटर को कहाँ पे रखने से क्या फर्क पड़ता है. सो आप समझ जाओगे. हमारे लिए एग्जाम में वो ओरिजिन बोलेगा, नहीं भी बोलेगा तो हम लोग उसको ओरिजिन मान करके सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ओरिजिन कहाँ पर है, एज लॉन्ग एज आप सेम प्लेटफॉर्म को यूज करते हो जो प्लेटफॉर्म पूछा गया. सो इसका मतलब इसकी इक्वेशन अगर हमको कभी लिखनी पड़ेगी तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x² + y² = a². लास्ट क्लास में बात की थी. सो इक्वेशन ऑफ सर्कल that is going to be x² + y² = r². नाउ xy क्या है? xy कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का. r क्या है? रेडियस है. तो अगर आपका पार्टिकल, इन केस योर पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन, लेट्स से यहाँ पे पहुंच गया किसी t टाइम पर लेटर ऑन, सो इसके कोऑर्डिनेट्स आप पता करोगे वो xy है. आप पाओगे xy बदलेगा, लेकिन xy इस तरह से बदलेगा कि उनका स्क्वायर का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये इसकी खास बात है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग. एंड इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट, हम लोग जानते हैं वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी p पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो सो उसका पोजीशन वेक्टर बताता है. So this OP vector, if you are going to write it, this OP vector is going to be equal to xi cap plus yj cap.
प्लस ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। नाउ अगर वेक्टर्स को और भी यूज करें तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ ओपी, और एज पर द वेक्टर्स रूल वी आल्सो नो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट वाई जे का कोएफिशिएंट। सिंस वी नो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर होती है तो यह स्क्वायर रूट ऑफ आर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली आर हो जाएगा। इसका मतलब है कभी भी अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। सो पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज रिमेन द सेम कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा। ये उस बात से डिफरेंट है जो लीनियर केस में हुआ करता था। आपका पार्टिकल यहाँ था तो मैग्नीट्यूड ये था डिस्पोजिशन का, पार्टिकल जब यहाँ पर गया तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, सो वहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होता था। और स्ट्रेट लाइन केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी। यहाँ पर इसका उल्टा चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज बट नॉट द मैग्नीट्यूड। और सॉरी, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन भी चेंज करेगा लेकिन पोजीशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। सो डायरेक्शन को हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इस समय जो इसकी डायरेक्शन है वो ओ से पी की डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये आर है। आप चाहो तो ओपी वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। यू रिमेंबर पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर लिखा करते थे। तो ओपी का मैग्नीट्यूड आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखोगे कि अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें ओपी की, तो जो डायरेक्शन ऑफ ओपी होगा वो आर कैप बन जाएगा, डायरेक्शन ऑफ आर हो जाएगा। एंड वी नो कि जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, बट अपने को पता है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है तो रहने देते हैं। तो ये इसको हम डायरेक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको एक्स वाई के टर्म में लिखना चाहो तो एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हो। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जो भी मैं लिख रहा हूँ बस जनरल पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। और आप जानते हो कि जब कभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं ना तो हम लोग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहो तो एडी भी लिख सकते हो कि हम लोग काइनेमेटिक्स पर भी फोकस करें, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो पहला फोकस है कि सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स कैसे चलती है। और काइनेमेटिक्स जानने के लिए पहले अपने को पोजीशन जानना होता है। What I have written is a position vector. और इस पोजीशन वेक्टर से फिर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे, और वेक्टर से हम उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों को स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इसलिए टाइम को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब आप देखोगे कि जब ये पार्टिकल चलेगा ना अलग अलग लोकेशन पे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, इसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो आर की एक्स वाई बदलेगा, एक्स वाई बदलेगा तो ये आर कैप जो है ना वो नोटोरियसली बदलेगा, रेंट बहुत चेंज करेगा। तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना वो अपने को समझना है। उसके लिए अगर हम, ये हमारा रेफरेंस था जहां पर इनिशियली था, इनिशियल डायरेक्शन से कितना आगे गया इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। अगर इस एंगल का नाम थीटा देते हैं देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हम एक्स वाई को और भी सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं थीटा के टर्म में। आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा दो तो आपके लिए वाई था और ये एक्स था, और ये एक्स और वाई को हम राइट एंगल ट्राइंगल से भी लिख सकते हैं आर थीटा को यूज करके। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहे हैं। स्लोली वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक हम लोग एक्स और वाई चूज किए थे, दैट मीन्स आई कैप और जे कैप। आप देखोगे ये आई कैप अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता है, जे कैप अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता है, लेकिन ये जो आर कैप है ना ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स बदलेगा वाई बदलेगा तो ये बदलता रहेगा। सो ये थीटा के टर्म में लिखना चाहें और वाई को थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे लिए सूटेबल है, ये बेस है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आप लिख सकते हो आर साइन थीटा,
using simple triangle, right angle triangle, and using the trigonometric functions. Sin theta is going to be y by r, so y is going to be r sin theta, similarly cos theta. Now यहां से अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने की कोशिश की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो बेसिकली अपने को वही दे देगा जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मैच कर रहा है। एंड देन अगर हम आर कैप को लिखना चाहें थीटा के टर्म में तो आर कैप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू रख दो। When you substitute x value, then you are going to get it like r cos theta I cap plus r sin theta ठीक है डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलोगे तो वो r आ जाएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो r कैप आ रहा है इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जा रही है cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ये खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको अपने को याद भी रखना है। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने वेक्टर समझा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, आप डायरेक्टली लिख सकते थे, और फिर भी मैंने डिटेल में लिखा है। ये बेसिकली इस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है जिस डायरेक्शन में आर था। ये कौन सी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन को हम लोग आर कैप। सो आर की डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है दैट इज आर कैप, और इस डायरेक्शन को हम आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ यू विल सी कि अगर हमारा इसको जस्टिफाई कर दे थोड़ा सा, अगर थीटा की वैल्यू सपोज कर लिया हमने 0 लिया होता तो क्या हम इस पॉइंट पर होते, ये हमारा आर होता, तो आर कैप किधर आता, आर कैप इधर आता। तो टी इक्वल टू 0 पे जब आर कैप इधर आता तो आर कैप की डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन होती। ये कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। अब चेक करो, अगर हम इसमें थीटा को 0 डालते हैं तो क्या हमारा आंसर आई कैप आता है। आप देखोगे हमने थीटा को 0 सब्सटीट्यूट किया तो आई कैप मिलेगा। इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 0 को भी ये बताता है। सिमिलरली अगर आपने थीटा को 90 कर दिया तो पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये टोटल एंगल। सो आर की डायरेक्शन होगा, चेक कर लो। थीटा 90 करेंगे तो ये cos 90 0 हो जाएगा और sin 90 1 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। सो ये जो रिलेशन आपको बताया है ना, वो सभी आर के बारे में बता रहा है जो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, ये आर कैप है, डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ना ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो बदल रही है, अनलाइक ऑफ आई कैप जे कैप। आई कैप जे कैप फिक्स्ड है, आर कैप हमारा बदल रहा है। सो इस डायरेक्शन को हमको पता चल गया, और पोजीशन वेक्टर जो था उसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गया। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्मॉल आर, डायरेक्शन कितना होगा आर कैप। तो हम पोजीशन वेक्टर को थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर को थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। इतना अगर आपको समझता है तो नेक्स्ट लाइन में हम ऐसा लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू, किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी हम उसको आर आर कैप लिख सकते हैं। रिमेंबर द वेरी बेसिक डेफिनेशन, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड एंड। जहाँ पर आर क्या है, ये जो सिंपल आर लिखा हुआ है बिना किसी एरो और कैप के, ये रेडियस है और ये गिवन है, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। तो एक तो नंबर हो गया, जैसे 5 मीटर रेडियस है और 10 मीटर रेडियस। और हाउएवर ये आर कैप क्या है, ये एक नई कहानी है। और आर कैप अभी आपने निकाला है, आर कैप क्या आ रहा है cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे। सो आर कैप इज cos थीटा आई प्लस, फिर एक नया टर्म आ गया थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा इज,
क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा वो एंगल है जो इनिशियली जहां पर था उससे घूम करके गया है, घूम करके गया है? सो इसको हम लोग ऐसा मानते हैं नॉर्मली, अगर हमने इनिशियल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बनाया है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना रोटेट किया है, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो थीटा इज एंगल मेड बाय position vector with positive x direction in anti-clockwise sense. इसका रेफरेंस है जैसे हम मेजर करने वाले हैं। कैसे मेजर करने वाले हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, नेगेटिव से नहीं, वरना फिर हमको ये मेजर करना पड़ेगा। और क्लॉकवाइज में नहीं मेजर करेंगे, वरना अगर आप इधर से क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो आपको ये पड़ेगा, वो भी नहीं चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाना है। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, जहां पर मिलेगा पोजीशन, उसी के एंगल को थीटा बोल देंगे। तो थीटा अगर 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से 180 में सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा। सो अब हमारे पास एक थीटा आया है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। पोजीशन वेक्टर लिखना अपन ने सीख लिया है, और ये पोजीशन वेक्टर अब नई स्टाइल में लिखेंगे हम, आर आर कैप लिखेंगे, ये सिंपलेस्ट है। और चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये तो आपके पास हमेशा ही है, एक्स आई कैप, जे कैप, और मे बी इन दिस फॉर्म, or maybe the form you like, but you will find this is going to be easy. Magnitude and direction. Magnitude is a constant, direction is changing. How it is changing, we can use this thing. अगर आपको थीटा बताया जाता है तो आप आर कैप बता दोगे। अगर आपको इतना समझता है तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, पोजीशन वेक्टर निकाला है काइनेमेटिक्स में। अब अपने को वेलोसिटी चाहिए, देन आफ्टर अपने को एक्सेलरेशन चाहिए। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करने जाएंगे डी आर बाई डी टी, तो वेलोसिटी बनेगा। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन लगेगा, डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके लिए हमको ये डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, उसके लिए हमको थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यू नो चेन रूल, पहले कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे उसको क्या बोलते हैं, तो उन सबको जानने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोग सीख लेते हैं। दैट्स कॉल्ड एंगुलर पैरामीटर्स। और एक बार हम लोग एंगुलर पैरामीटर्स पढ़ेंगे सो फिर डिफरेंशिएट करना आसान होगा और उसको इंटरप्रेट करना भी आसान होगा। यहाँ पर कुछ नए टर्म्स आने वाले हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। सुनना है, समझना है, और एट एनी स्टेज इफ यू फील लाइक कि आपको रिवाइज करना है, लेट मी नो। So angular parameters are very similar as the linear parameters, and these parameters are for position, for velocity, and for acceleration. So इन पैरामीटर्स में जो सबसे पहली डेफिनेशन अपने को लगने वाली है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट्स लाइक काइनेमेटिक्स जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो बेसिक डेफिनेशंस लर्न की थी, फिर से हम लोग वही काम कर रहे हैं, बट पैरामीटर्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से इंडिकेट करेंगे, एंड दिस इज द सेम थीटा दैट वी आर टॉकिंग हियर। इसी थीटा का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या मीनिंग है, मैं लिख के बोलता हूँ। मीनिंग बेसिकली ये होने वाली है कि आपका जो रेफरेंस था, रेफरेंस ये कितने एंगल से घूमा है, उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलने वाले हैं। सो वी कैन से it is angle in radians। तो जो आपको एंगल बताना है वो डिग्रीज पे नहीं, रेडियंस पे। उसका जो फॉर्मल यूनिट है वो रेडियन है। डिग्रीज में इनफॉर्मली चलेगा, बट अगर कभी यूज करेंगे तो हमेशा हम लोग उसको रेडियंस में लेके जाएंगे। सो इट इज एंगल इन रेडियन बाय विच पोजीशन वेक्टर, जो भी हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखा था, मूव्स। पोजीशन वेक्टर किस एंगल से मूव किया, जैसे कि पोजीशन वेक्टर इनिशियली यहाँ था,
अब यहाँ पे पहुंचा तो कोई एंगल से मूव किया है, उस एंगल को हम बोलेंगे दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कई बार एंगुलर पोजीशन बोलता है, तो एंगुलर पोजीशन का मतलब होगा जो एंगल है वो जो पोजीशन एंगल बना रही है उसको एंगुलर पोजीशन बोल सकते हैं। तो जब हम पोजीशन मेजर कर रहे होंगे तुमको रेफरेंस लगेगा, कौन सा रेफरेंस लेंगे? जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना एंगल है वो चलेगा। सो इट इज द एंगल in radian by which position vector shifts, moves और rotates। moves अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो rotates लिख सकते हैं, वो आपको अच्छी वाइब्स देगा। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नेगेटिव लिखा जाएगा। सो थीटा इज पॉजिटिव if this position vector clockwise गया है, तो if particle के टर्म में लिख देगा moves एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉक होता है, and theta is negative if particle moves clockwise। ये बेसिकली हम डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम प्लस एक्स डायरेक्शन होता है, तो आप देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पार्टिकल हमारे यहाँ होता है तो एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है तो एक्स नेगेटिव होता है। सिमिलरली वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, इसलिए थीटा को भी दो डायरेक्शन में जाने की चांसेस है, इस सेंस में और इस सेंस में। तो अगर इस सेंस में जा रहा है तो पॉजिटिव, इस सेंस में जा रहा है तो नेगेटिव। एक तो ये पॉइंट हुआ। और एक बार अपने को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चलता है तो हम लोग उसके आगे की बात करते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में। कई बार आपसे पूछेगा कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इफ this angular displacement theta is small, then it is considered as vector। तो इसको हम वेक्टर तभी ट्रीट करेंगे जब थीटा स्मॉल आएगा, थीटा छोटा सा थीटा। और अगर लार्ज होगा तो फिर इसको हम वेक्टर नहीं कंसीडर करेंगे, तो इसको स्केलर कंसीडर करेंगे। सो जब थीटा स्मॉल होता है तो इसको वेक्टर कंसीडर किया जाता है। ये थोड़ी सी ऑड थोड़ी सी भारी बात लग रही होगी, मैं इसको समझाता है कि इसका क्या मतलब जा रहा है, और फिर इसको हम लोग यूज करेंगे। सो मैं यहीं पे पिक्चर बनाता क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो फिर ये लिखा हुआ दिखेगा नहीं आपको। लेट्स से ये सिचुएशन है, ये आपका सर्कल है जिसपे पार्टिकल चलने वाला है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, और अगर इन बेसिक पॉइंट्स को हम नहीं समझते हैं तो अपने को सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। लेट्स से आपका जो पार्टिकल था वो पहले ए लोकेशन पे था और अब ये बी लोकेशन पे चला गया है, ऐसा। और ये बहुत छोटे से अमाउंट से शिफ्ट हुआ है ये। सो ये छोटा सा जो एंगल है, दिस एंगल लेट्स से वो डी थीटा है और ये थीटा है। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो इसकी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट था और ये जो सेकेंड पॉइंट था, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो लाइन बनती है। डायरेक्शन दिखाने के लिए अपने को लाइन की जरूरत पड़ती है, और उस लाइन को हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ज्वाइन करा देते हैं, ऐसा। और बड़ा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के लिए आप एरो कम ज्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये मैटर करता है। सो यूल फाइंड कि ये जो डायरेक्शन होती है ना, इसी को हम थीटा की डायरेक्शन कहते हैं। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा कैप। So theta cap is the direction of angular displacement और position, basically position भी आप बोल सकते हो क्योंकि ये किसी एंगल है, इसकी पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और that is tangential to the surface, सर्कल के टेंजेंशियल होता है।
नाउ अगर हमारा ये थीटा बढ़ा रहा होता डी थीटा, तो क्या प्रॉब्लम थी? तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी कि उस समय हो सकता है कि आपका पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया होता सी पर या फिर डी पर, और जो भी नंबर ए से सी आया लेट से। तो अगर ये ऐसे चल करके आया, तो अगर हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो वो ऐसा चला जाएगा, जो अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए? केवल टेंजेंशियल चाहिए। So theta cap is direction which is tangential and it is valid for smaller displacements. So इसलिए smaller displacement को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है थीटा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट हेडिंग लिखी है। सो स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये टेंजेंशियल होता है। सो कभी भी अपने को थीटा की डायरेक्शन बतानी हो, तो जहां भी पार्टिकल हो उसी पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर देखो किस तरफ जा रहा है, उसी की तरफ उसको एरो दे दो। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऊपर की तरफ एरो देने का, क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो फिर हम नीचे की तरफ एरो दे देंगे। सो थीटा इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। मेकिंग सेंस? सो अपने को दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं। कौन से डायरेक्शन मिले हैं जो कि इंटायरली न्यू है आपके लिए? एक तो वन इज आर कैप, अनदर इज थीटा कैप। अगर यहाँ पर हम आर कैप भी ड्रॉ करें तो आर कैप वाज लाइक दिस, रेडियल की डायरेक्शन में। सिंस ए और बी बहुत पास पास वाले पॉइंट हैं, इसका मतलब आप उसको एक ही तरफ, एक ही लोकेशन पे देख सकते हो। सो यू विल new directions. You are being introduced with the two new directions. One is r cap, another is theta cap, and the two are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Just like I cap और j cap एक दूसरे से perpendicular होते हैं. I cap एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं. Similarly, theta cap and r cap they make 90 degree with each other. Now what does that mean? इसका मतलब है कि इनको भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर इनको हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, तो द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू फेस कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी, ये घूमेंगी, मूव करेंगी। जब पार्टिकल हमारा इधर आएगा तो थीटा इधर हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा, और जब पार्टिकल इधर आएगा तो बदलेगा। जबकि अभी तक जो आई कैप जे कैप हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी सो नाइस, दे नेवर मूव्ड। इसलिए हमने जब कभी डिफरेंशिएशन किया था, इंटीग्रेशन किया था, तो आई कैप जे कैप को बाहर निकालते थे, बिकॉज वी नो कि ये फिक्स्ड है। नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। अब आपको अगर आर कैप और थीटा कैप को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना होगा, यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज दे आर चेंजिंग। सो ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और उसकी डायरेक्शन के बारे में, और ये समझता है तो बाकी चीजें इसी के कंसीक्वेंस में, सीक्वेंस में, और उनको हम पकड़ सकते हैं। You wrote something, how will we determine if it is small or large? For example, how I am supposed to take? Okay. ये केवल थ्योरेटिकल बताने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी वैल्यूज दी हो सभी वैल्यूज को आपको यूज करना है। और वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि थीटा हमारा वेक्टर है या स्केलर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर उसने ऐसा पूछा तो वो आपसे केवल थ्योरेटिकली जानेगा कि ऐसा स्टेटमेंट देगा कि थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कब पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, सॉरी कब कब स्केलर ट्रीट करते हैं, कब वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर और ट्रीटेड एज वेक्टर फॉर ऑल वैल्यूज, तो आप बोलोगे ये गलत है। फिर ऑप्शन होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर फॉर स्मॉल वैल्यूज, देन यू से इट्स ट्रू। सो आपको ऐसा कुछ थीटा निकालना नहीं है जिसके लिए आपको ये चेक करना हो कि ये वैल्यू हमारा वेक्टर है, स्केलर है। वो सिर्फ क्वालिटेटिव है, थ्योरेटिकल है। उसका जो पर्पस था वो मैं बता रहा हूँ। पर्पस जब देखो, पर्पस ये था कि हम ये डिफाइन करें कि थीटा की डायरेक्शन किधर है। तो थीटा की अल्टीमेटली जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, उसको बताने के लिए बोला गया। क्योंकि अगर हम थीटा बड़ा ले लेते, लेट से यहाँ से यहाँ तक आता, तो फिर हम टेंजेंशियल नहीं ड्रॉ कर पाते। सो वो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं पूछेगा, तो इसलिए अपने को न्यूमेरिकल के बारे में बॉदर नहीं करना है। बट क्वालिटेटिवली यानी कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो आप बोलोगे स्मॉलर इज वेक्टर
कैप की डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल होती है. थीटा कैप इज टेंजेंशियल डायरेक्शन. Got it? So r cap is the radial direction. Theta cap is tangential direction. Tangential बोल देंगे हम लोग सर्कुलर मोशन में. टू ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है. तो मैं प्रिसाइज वर्ड लिख देता हूँ. आगे चल करके उसका क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा. इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जिसको हम लूज सेंस में, जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं. टेंजेंशियल डायरेक्शन. और यहाँ पर जो आर कैप है, ये आर कैप इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन. कई बार इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं. टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इसलिए नॉर्मल, सर्कल के परपेंडिकुलर है इसलिए नॉर्मल भी कहलाता है. नॉर्मल डायरेक्शन. सेंट्रल डायरेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि सेंटर की तरफ है. सो ये दो डायरेक्शंस अपने को मिल रहा है. दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन. इनकी किधर लोकेशन है वो हम लोग समझ रहे हैं. इसको हम लोग यूज करेंगे. तो वो थीटा का इशू आप ये समझ लो क्वालिटेटिव के लिए, और आपको किसी एंगल को छोटा समझना है, किसको बड़ा समझना है, वो अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है. वो आपसे बोलेगा भी नहीं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, बस थ्योरी से पूछेगा तब बता दोगे. पर्पस क्या था? थीटा की डायरेक्शन हमको मिल गई, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी. एरो किधर लगाएंगे? जिधर पार्टिकल चला होगा. ए से भी चल रहा है तो हमने आगे लगाया. वी कैन अप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. हाँ, वो जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे. फिलहाल के लिए अपने को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जिसमें अपने को ये सोचना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. बट ये स्टेटमेंट अपने को समझना होगा कि हम कब वेक्टर बोलने वाले कब नहीं बोलने वाले. आइडिया क्या है ना कि ये आपके हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा किसको छोटा बोला जाए किसको बड़ा बोला जाए. ये हमेशा रहेगा. तो देयर इज नथिंग कॉल्ड छोटा, नथिंग कॉल्ड बड़ा. व्हाई? बिकॉज कि कोई भी नंबर देखोगे तो वो छोटा बड़ा हम बता नहीं सकते ना. वो हमेशा रिलेटिव होता है. सपोज कर लीजिए कोई आपसे बोलता है कि 0.1 मीटर कैसी लेंथ है, छोटी लेंथ है या बड़ी लेंथ है. तो आप बिल्कुल कुछ मत बोलिए. आप उससे पहले ये पूछिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो. हाँ, अगर आप मीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ये 1 मीटर के लिए तो छोटा है. अगर आप किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, बहुत छोटा है. आप लाइट ईयर्स के बारे में बात कर रहे हो, बहुत छोटा है. लेकिन अगर आप नैनोमीटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा है. So the same number can be छोटा, same number can be बड़ा, depending upon from where it has been compared, isn't it? So कभी भी ऐसे बहुत सारी situations आएंगी कि उसको छोटा समझो, उसको बड़ा समझो. So you need to search for with respect to what. If you don't say any respect, that means I'm not able to decide कि कोई चीज छोटी है या फिर कोई चीज बड़ी है. ये मैंने लेंथ के बारे में बताया. आप कोई भी क्वांटिटी के बारे में आप सोचोगे तो यही होता है. So, जब कभी आपसे छोटा बड़ा के बारे में बात करेगा तो फिर वो बताएगा कि हमारा रेफरेंस क्या है. कई बार नहीं भी बताता तो अपने को कैसे पता करना होता है कि जो इन्वॉल्व नंबर्स हैं उनमें से वो हमारा नंबर कैसा चल रहा है. तो रिलेटिवली कंपेयर कर लेते हैं. एनीवे, सो ये अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ. इसके बाद जो दूसरा क्वांटिटी है, अगर इसको मैंने पहला नाम दिया है, तो सेकेंड इज गोइंग टू बी एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को हम ऐसा W जैसे एक सिंबल यूज करते हैं, पर वो W नहीं होता, उसको ओमेगा कहते हैं. सो ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे. Thus called angular velocity. इसके भी अपने वही सारे फंडे होंगे. दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज वैल्यू. सो अगर आपको कभी ओमेगा एवरेज निकालना हो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सो यू विल से कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज total displacement upon total time. So you will write net angular displacement divided by total time.
जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे होगे तो डेल्टा थीटा आएगा फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा डेल्टा टी. सो दैट्स एवरेज वैल्यू ऑफ ओमेगा. जस्ट लाइक वी एवरेज हम लोग निकाला करते थे, रिमेंबर दैट. Definitions are is just like copy paste. फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन आएगा, यू कैन थिंक ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू. So अगर an instantaneous angular velocity निकालना है, so that will be defined as rate of change of displacement or position, rate of change of angular position or displacement, कोई भी चीज लिखोगे चलेगा. क्योंकि डिफरेंशिएट करते हो तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो चला ही जाता है. Rate of change of angular displacement with respect to time. So omega turn out to be d theta by dt. So जिस तरह से dr by dt या ds by dt या dx by dt हम लोग यूज करते थे, उसी तरह से d theta by dt को एंगुलर वेलोसिटी के नाम से बुलाएंगे. So ये अपना ओमेगा के बारे में बात हो गया. हाँ, कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसके बारे में हम लोग और भी बात करने वाले हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं. आपने बोला थीटा इज डायमेंशनलेस, राइट? यस, थीटा इज डायमेंशनलेस बट इट कैरीज यूनिट. तो इसका यूनिट होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन इसका 0 होता है, तो डायमेंशनलेस है. तो आपको याद होगा यूनिट और डायमेंशन में कभी हम लोगों ने बात की थी, कुछ ऐसे क्वांटिटीज हो सकते हैं जिनका यूनिट और डायमेंशन हो. सो यहाँ पर ओमेगा के बारे में बात करते हैं. तो ओमेगा का जो डायमेंशन होता है या यूनिट है, यूनिट ऑफ ओमेगा इज गोइंग टू बी रेडियन पर सेकेंड. क्योंकि थीटा का डिवाइड बाय टाइम का, सो थीटा का यूनिट होता है रेडियन और टाइम का सेकेंड, सो यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड. लेकिन अगर कभी आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है, सो रेडियन डायमेंशनलेस होता है, तो ये t की पावर -1 आ जाएगा. सो रेडियन इज अ यूनिट विथ नो डायमेंशन. देन important aspect is its direction. और इसकी आप डायरेक्शन समझोगे तो अब तो आपको रियलाइज होगा कि क्यों हम ये सब कर रहे हैं और इससे हमको क्या फायदा होने वाला है धीरे धीरे, नॉट मे बी इंस्टेंटेनियसली, बट यस, डायरेक्शन. I should write some where there is more space, but still I'm writing over here. कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे. डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन. सो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग समझते हैं. और ये जो डायरेक्शन है ये इसीलिए डिफाइन किया गया है सो दैट इट विल मेक आवर कैलकुलेशन मोर इजियर. नाउ अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर मोमेंट पर मे बी इट्स डायरेक्शन ओनली. डायरेक्शन तो डेफिनेटली बदलेगी वेलोसिटी की. वेलोसिटी की डायरेक्शन डेफिनेटली बदलेगी क्योंकि पाथ हमारा कर्व है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है. हम ओमेगा को ऐसे डिफाइन करते हैं, सिंबॉलिकली ऐसे दिखाएंगे, और इसका मतलब होगा कि ये जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज है. लेकिन अगर हमको आई कैप जे कैप या कैप के डायरेक्शन में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सो अगर लैंग्वेज में बोलना होगा तो हम बोलेंगे ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है. और जब कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा होगा, आउटवर्ड. नाउ यू कंसीडर दिस डायग्राम, आई कैप जे कैप वाला पार्टिकल आपको ऐसा चलता हुआ दिखा है, इसका मतलब इसका ओमेगा ऐसा है. अगर इसका ओमेगा ऐसा है तो इसका मतलब इस ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन
इस स्क्रीन के बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। कैन यू थिंक ऑफ, वो कौन सी डायरेक्शन रही होगी? अगर हमने ओमेगा को एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से दिखाया है, देन आई एम सेइंग दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आउटवर्ड। अपने पास आई कैप दिख रहा है, जे कैप दिख रहा है। विच डायरेक्शन is going to be perpendicular outward? So you have idea about IJK, and you will realize कि जो perpendicular outward direction है, that is Z direction, और Z direction को हम लोग K कैप से लिखते हैं। Now listen carefully. आपने बताया Z डायरेक्शन आउटवर्ड है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको Z वर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट है वो ये है कि नो मैटर हमारा पार्टिकल कहां पर है, as long as it is moving in the anti-clockwise sense, ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ रहेगी, आउटवर्ड द पेपर और स्क्रीन। मीनिंग कि ओमेगा की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी। So we are defining these angular parameters to make the direction fixed or constant, because changing direction is more complex than changing magnitude. So omega will have direction fixed, and that direction will be outward, that is Z direction, or you can call it as a K cap. अगर अपने को ये समझता है तो इस पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है, तो हम एक पहले ये लाइन लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको दिखता है, दैट इंप्लाइज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। परपेंडिकुलर का हमारा मतलब है जो सर्कल होगा ना, उस सर्कल के सरफेस के परपेंडिकुलर या प्लेन के परपेंडिकुलर। सो अगर हमारा ये सर्कल स्क्रीन पर है, इसलिए स्क्रीन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो या तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा या फिर क्लॉकवाइज चल रहा होगा। क्लॉकवाइज अगर अपने को नजर आता है तो भी परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। इसका मतलब अगर ये पार्टिकल हमारा चलेगा तो ओमेगा केवल दो डायरेक्शन ले सकता है। कौन सी दो? आइदर प्लस के और माइनस के। इन केस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और अगर आप थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये बिल्कुल वन डायमेंशन मोशन जैसा केस करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में जब कोई पार्टिकल चलता था तो उसके पास दो ही डायरेक्शन होती थी, या तो प्लस एक्स या तो माइनस एक्स वेलोसिटी की, और हम उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर वेलोसिटी हमारा कई डायरेक्शन में जा रहा था, तो हमने उस वेलोसिटी को हटा करके एक नई वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो नया वेलोसिटी आ रहा है उसकी डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी, जैसा पार्टिकल चल रहा होगा। अगर अपने को एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है तो हम सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानेंगे, और अगर हमको क्लॉकवाइज नजर आता है तो सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड्स मानेंगे। ये अपना रूल रहेगा। इसको हम लोग राइट हैंड रूल कहते हैं, और राइट हैंड से पता भी कर लेते हैं। राइट हैंड से कैसे पता करते हैं? आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा है उस तरफ आप रोटेट करोगे, कर्ल करोगे, नेचुरली थंब अपने आप को बता देगा कि ओमेगा किधर जा रहे हैं। जैसे कि आप अपना राइट हैंड फ्री करो और फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करो, जैसा मैंने ये एरो बनाया हुआ है, एंड सी कि आपका थंब किधर जा रहा है। क्या थंब स्क्रीन के बाहर आ रहा है या फिर स्क्रीन के अंदर जा रहा है? आपको पता चल जाएगा। राइट हैंड का करने का, लेफ्ट हैंड का करेंगे तो उल्टा मिलेगा। So when you curl your fingers of your right hand in this manner, you will visualize or feel कि thumb outward है। So मतलब एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे थंब आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज कर्ल करोगे थंब इनवर्ड जाएगा। So यहाँ से अपने को ओमेगा की डायरेक्शन मिलती है। So नट सेल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओमेगा की डायरेक्शन है, या फिर ओमेगा को हम अगर वेक्टर जैसा लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा का मैग्नीट्यूड और ओमेगा की डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे की कैप। सो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा।
यहाँ पर मैं आपको टाइम देता हूँ डाइजेस्ट करने के लिए, और अगर आप डाइजेस्ट कर पाते हो तो आगे बढ़ेंगे, वरना मैं रिपीट करता हूँ। और अगर एक बार आपको ये एग्जाम्पल समझता है तो फिर अपने को ओमेगा की डायरेक्शन लिखने में इश्यूज नहीं बनेंगे, और फिर ओमेगा को हम यूज कर सकते हैं वेन एवर वेयर एवर वी फाइंड इट। हमने कुछ लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ओमेगा वेलोसिटी इज आउटवर्ड। ओके, इज देयर अ क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड? Well, there is no cross product as such. There's a rule that is involved, and the rule is this: if particle moves, आप इसको proper language में लिख सकते हो, if particle moves in anti-clockwise sense, no matter from where you are watching, then the direction of omega, because we are talking about omega in this slide, is perpendicular to the plane of the circle, and it is outward. So that's the result I'm telling you, fact I'm telling you. How this is coming later on, we can justify by doing some cross product and other things. As of now, we are defining कि ओमेगा की डायरेक्शन कैसे बनना है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशंस बना रहे हैं, तो हमको डिफाइन करना है कि डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा. So there is one formula I defined, another formula I defined. Now I need to say कि उसका यूनिट क्या था, वो पता किया फॉर्मूला से. नाउ आई नीड टू डिफाइन कि क्या ये डायरेक्शन लेके चलता है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है. आप बोलोगे यस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. यस, सो हाउ वी गेट द डायरेक्शन, हियर इज द रूल. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मींस आउटवर्ड्स. प्लेन आप पता करो सर्कल का, और उसके बाहर की तरफ उसको बना दो, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड. और अदरवाइज किसके लिए, अदरवाइज कुछ नए पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है. पूछता सो दैट कि आप जिनको समझ में आया है उनको भी समझ में आ जाए कि यस सही आया है, और जिनको नहीं आया है सो दे कैन आल्सो कनेक्ट. सो लेट मी गिव सम एग्जांपल्स. Before I go there, you wrote something. So if I watch from upwards, it will be different no matter from where you are watching. So this is the rule that is going to valid always. So मैं आपको कुछ एग्जांपल से लेके बताता हूँ, you will understand. So पहले मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूँ. सो लेट्स से कि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हमको इस सब में आंसर देने के लिए के कैप किसको मानना, जे कैप किसको मानना, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करना पड़ेगा. सो वी आर फिक्सिंग कोऑर्डिनेट लाइक दिस. ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और बाहर की तरफ जेड आ जाएगा. ऑफ कोर्स आ जाएगा अगर हम नॉर्मल सिस्टम को लेके चल रहे हैं. और अपने को कुछ ऐसा बोला जाता है कि एक पार्टिकल है, सर्कल पे चल रहा है, और ये पार्टिकल है इस तरफ है, ये पी पार्टिकल है, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है, ऐसे जा रहा है, सर्कल पे जा रहा है, और अपने को इसकी ओमेगा लिखनी है. तो ओमेगा वेक्टर इज गोइंग टू बी ओमेगा कैप. किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन जैसा लिखते हैं. क्वेश्चन इज व्हाट दिस ओमेगा कैप इज. सो कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच डायरेक्शन दिस ओमेगा कैप इज इंडिकेटिंग. हाँ, कैप के टर्म में अपने को बताइए, आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग देख सकते हैं. सो अगर अपने को ओमेगा को एज अ वेक्टर लिखना होगा, सो क्या हम आई कैप लगाएंगे या जे कैप लगाएंगे या के कैप लगाएंगे, उसमें प्लस माइनस क्या रहेगा एंड ऑल दैट थिंग. सो उसके लिए ये रूल्स है. आप पहले ये चेक करो कि ये कैसे जा रहा है, तो आप बोलोगे कि ये पार्टिकल हमारा इस तरह से जा रहा है. ये कौन सा रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है. नाउ यू कैन कनेक्ट कि आप सामने घड़ी रखी होगी, घड़ी कैसे घूमता है, उसका जो नीडल होता है वो कैसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज है. तो सिंस अपने को पता चला क्लॉकवाइज है, फिर आपको याद आएगा, और सर ने बोला था कि जब क्लॉकवाइज आएगा तो हम प्लेन के अंदर जाएंगे और परपेंडिकुलरली जाएंगे. अब प्लेन के अंदर जाना है, ये प्लेन है, स्क्रीन वाला प्लेन है, बहुत अच्छी बात है. अंदर जाना है, इनसाइड जाना है. फिर यहाँ से देखेंगे जो आउटसाइड था तो वो तो जेड था, अंदर की तरफ माइनस जेड है, इसका मतलब माइनस जेड आ जाएगा. माइनस जेड की डायरेक्शन माइनस के कैप होती है. हो गया आंसर. सो वी गॉट टू नो कि किस डायरेक्शन पे ये चल रहा है. सो ओमेगा की डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द पार्टिकल्स मोशन.
ना आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो ही केस दिखेंगे, या तो क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, जैसे अगर आप स्क्रीन पे सर्कल को बनाते हो। तो मैं ये बोलूंगा कि आप कहीं से भी सर्कल को देखो ना, कहीं पर भी बनाओ, अगर आप कहीं से देखोगे तो पार्टिकल या तो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, और आप इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि आपने देखा कहाँ से। ऐसा भी हो सकता था, लेट्स से इमेजिनरी बंदा था जो स्क्रीन के अंदर था, अगर वो अंदर वाला बंदा देख रहा होता तो उसको किस सेंस में नजर आता? क्या उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आता? अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में नजर आता तो उसको प्लेन का आउटवर्ड देखना होता, तो उसके लिए प्लेन का आउटवर्ड वही होता जो अंदर की तरफ जा रहा था, तो उसके लिए भी माइनस के कैप आता। सो अगर आप अंदर से देखोगे इमेजिनेशन करके तब भी आपको ये आंसर मिलेंगे, बाहर से देखोगे, बाहर से आपको ज्यादा इमेजिनेशन करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि दैट्स ऑब्वियस, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, वहां से भी वही आंसर आएगा। अगर वो पार्ट आपको नहीं समझा तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सो जनरली हम लोग वहां से देखते हैं जहां से लाइफ इजी होती है, व्हाई वी आर गोइंग टू गो फॉर इमेजिनेशन until unless something need to be verified. So let's say कि अपने को कुछ ऐसा बोला जाता है, इसका आंसर आप ध्यान से देंगे, और अगर आपने दिया तो आई विल से कि ओके गुड, यू कैन थिंक ऑफ। लेट्स से कि सर्कल कुछ ऐसा दिखाया गया, अब इस सर्कल को हमने स्क्रीन के प्लेन पे नहीं रखा है, और इस पे ये जो मैंने कट कर दिया है ये अंदर वाला पोर्शन है जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और ये जो बाहर का बोल्ड पार्ट है ये स्क्रीन के बाहर है, बेसिकली जेड एक्स प्लेन इस वाले प्लेन पर है, जो कि स्क्रीन के अंदर परपेंडिकुलरली जा रहा है। दिखाने के लिए हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ 3 डायमेंशनल स्क्रीन्स, सो वी नीड टू एडजस्ट इन 2 डायमेंशनल। अगर कोई बोलता है कि ये पार्टिकल और पार्टिकल की वेलोसिटी हमको ऐसा मिला है, और इसका हम ओमेगा कैप जानना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हो कि इसका ओमेगा कैप एज पर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द वन वी हैव व्हिच इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन फॉर दिस ओमेगा? क्या अभी भी के कैप होगा, माइनस के कैप होगा, आई कैप होगा, जे कैप होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी? अगर आपने इसको रिलेट कर लिया देन यू विल बी ओके फिर विद द आंसर। सो यू स्टैंड योरसेल्फ समवेयर, सी कि आपको कैसा देखना है, देन आंसर अकॉर्डिंगली। सो अब देखोगे कि अगर आप चाहो तो इसकी एक्सिस वगैरह कुछ ऐसा देख लो, एक्सिस क्या होती है हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आप अपना ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा करो, उससे पूछो कि आपको कैसा दिख रहा है। जब उस ऑब्जर्वर से पूछोगे तो बोलेगा कि हमको ये ऐसा घूमता हुआ दिख रहा है। अब इसको रिलेट करो कि ऑब्जर्वर को कैसा दिख रहा होगा। क्या ऑब्जर्वर को कुछ एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा? ये बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसने एंटी क्लॉकवाइज बोला तो हमारा रूल क्या है? व्हेनेवर यू गेट एंटी क्लॉकवाइज गो टू द परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब इसी बंदे को आउटवर्ड लगना चाहिए, तो इस बंदे का को ये इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड जाना है, तो आउटवर्ड मतलब फॉर दिस पर्सन, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हमारे जे कैप हो गई, तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी जे कैप, एज सिंपल एज एनीथिंग। सो इसको हम लोग ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं, और जो मैंने अभी बोला आप वैसे भी बोल सकते हो, राइट हैंड फिंगर्स को आप इस तरह से कर्ल करो, आपको थंब बताएगा कि हमको किधर जाना है, और स्क्रीन के पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर रखना है तो आउटवर्ड आ जाएगा। सो यहाँ पर अपने को ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी, दिस इज ओमेगा वेक्टर। सो ओमेगा को हम दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो ऐसा घूमता हुआ, दूसरा वेक्टर बना करके, और वो डायरेक्शन हमको याद रखनी होगी। आप लोगों ने जेके बताया, दैट्स परफेक्टली ओके। सो नाउ वी कैन थिंक ऑफ कि हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूलाज एज वेल एज डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं। नाउ अभी जो मैंने बोला था उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब तक ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा ये डायरेक्शन फिक्स रहेगी। डायरेक्शन फिक्स रहेगी दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी।
जबकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है. So we are basically trying to make the directions fixed as much as we can so that we can relate it with the one dimensional motion. Now, इसमें ओमेगा की डायरेक्शन ये रहेगी. अगर ये पार्टिकल को मैं इस तरह से जाता हुआ दिखाता तो नीचे हो जाता. तो एक डायरेक्शन आप समझोगे, दूसरा अपने को अपने ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. Okay, now come to the third or last definition. That's called angular acceleration. If you pay attention, you'll find it's very interesting as well. क्योंकि बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं और जो पुराने पॉइंट्स आपने लर्न किए उसी से रिलेटेड भी है. एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा नोटेशन से शो करेंगे और इसको भी हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस जैसी बातें कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर मैंने एंगुलर वेलोसिटी लिखा है. एंगुलर स्पीड भी आप डिफाइन कर सकते हो जिस तरह से स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी. तो स्पीड बोलेगा तो मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा और मतलब केवल इसका डायरेक्शन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो वो भी चलता है. यहाँ पर हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे होंगे. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट एवरेज वैल्यू? अल्फा एवरेज change in angular velocity upon change in time. So angular acceleration is also going to be a vector quantity and will be following the directions similar as omega. और दूसरा instantaneous. Instantaneous alpha is defined as rate of change of angular velocity with respect to time. So definition और डायमेंशन के बारे में अगर आपको बात करना है तो t रेस्ट पर -2 कर सकते हैं. Is there an issue in sound? Some of you are saying not audible. Now, okay, maybe because of some fluctuations. Periodically आवाज चला जा रहा है. Should not be. Anyway, अभी अगर चल रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगर ज्यादा इशू है तो फिर कुछ ट्राई मारते हैं. Is it audible as of now? Good. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू गो अहेड. हाँ, इसमें जो बता रहा था मैं उसको कंप्लीट करता. हाँ, यूनिट आपका ये हो जाएगा डायमेंशन t रेस्ट पर -2 हो जाएगा. रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है. डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. वेक्टर है तो डायरेक्शन लगेगा. डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए ओमेगा. सो इफ ओमेगा इंक्रीजेस, सो अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है. देन अल्फा इज angular acceleration and it will have same direction as omega.
So direction of alpha is going to be equal to same as direction of omega. और हम लोग जानते हैं जब एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर अपने को वेलोसिटी के डायरेक्शन पता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पता करना है। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मींस अल्फा मस्ट बी एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस अल्फा मस्ट बी इन द सेम सेंस एज ओमेगा इज। और ओमेगा के लिए हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली अल्फा को हम डिफाइन कर लेंगे। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा डिक्रीज कर रहा हो। सो अगर ओमेगा डिक्रीज करेगा तो हम बोलेंगे इफ ओमेगा डिक्रीजेस, then you will going to call alpha as the retardation. Alpha is angular retardation or deceleration. Same language. कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा तो फिर अल्फा की जो डायरेक्शन आएगी वो ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट आएगी। तो अगर ओमेगा हमारा क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। So basically we will look for omega and we will see how it is changing, then we will say कि अल्फा की डायरेक्शन क्या है। अल्टीमेटली अल्फा की डायरेक्शन भी दो तरह से हो सकती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दैट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, आउटवर्ड फॉर द व्यूअर और इनवर्ड्स फॉर द सेम व्यूअर। कैसे डिसाइड करेंगे? ओमेगा के बेसिस पे डिसाइड कर देते हैं। सो थीटा की डायरेक्शन पे आपने देखा कि क्या कंसर्न आया, ओमेगा की डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, अल्फा को कैसे डिफाइन किया, ये अपने को याद रखना है। और इसका हम रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसा पता हो कि अल्फा और ओमेगा के डायरेक्शन पता बराबर है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा। तो दिस इज ट्रू वाइस वर्सा, बोथ वेज ट्रू है। Got it? You should be. So again एक छोटा सा एग्जांपल बेसिक, just to digest these values और definitions. लेट्स से क्या आपको अगर कुछ ऐसा बना के देता है कि एक ये पिक्चर हमारे पास है, एक ये पिक्चर हमारे पास है सर्कुलर मोशन की, और एक ये पिक्चर हमारे पास है। लेट्स कॉल देम फिगर A, B and C or some sort of. अपने को अल्फा की डायरेक्शन बताना है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ अल्फा। यूजुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अपने को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आंसर देना है। हमारा आई इधर ही है, so if nothing is said, आई कैप जे कैप को हम इस तरह से मानते हैं। So this is I cap, this is J cap. So अपने को अल्फा के पार्टिकल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। लेट्स से पार्टिकल हमारा यहाँ पे पाया गया और ये ऐसा जा रहा है और इसका जो ओमेगा है वो बढ़ रहा है। इस केस में पार्टिकल अपने को इधर पाया गया और इसका भी जो ओमेगा था, इसका जो ओमेगा था वो कम हो रहा था। यार उससे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं। इस पर ये पार्टिकल इधर जा रहा था और इसका ओमेगा कांस्टेंट था, मतलब बढ़ नहीं रहा था, कम भी नहीं हो रहा था। तो आप पहले ए ऑप्शन के लिए बताएंगे कि अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी। सो फॉर ए अल्फा विल बी इन विच डायरेक्शन? आप प्लस की कैप के बारे में बता रहे हो, सो हम लोग क्या बोलेंगे कि ओमेगा हमारा इस डायरेक्शन में प्लस ओमेगा, क्योंकि वेलोसिटी से अपने को ओमेगा पता चला और ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब अल्फा कैप की अगर डायरेक्शन पता करनी हो तो हम बोलेंगे अल्फा कैप इज गोइंग टू बी के कैप। गुड, परफेक्ट इनफैक्ट। अब आप बी के बारे में बता सकते हो, सेकंड फिगर के बारे में। सो सेकंड फिगर के बारे में जब आपको बताना होगा तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा आपका ऐसा है, दैट्स ओमेगा। सिंस ओमेगा डिक्रीज कर रहा है
तो अल्फा रिटार्डिंग होना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए। सो अल्फा की डायरेक्शन किधर जाएगी, दैट यू विल से माइनस के क्या, परफेक्ट। डायरेक्शंस लिख रहे हैं इसलिए डायरेक्शन माइनस के कैप आ जा रही है यूनिट वेक्टर से, क्या के कैप। नाउ यू कैन आंसर फॉर द सी पार्ट। सी पार्ट में आप पाओगे कि ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा, और इन सी पार्ट यू विल फाइंड कि ओमेगा चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर आप बोलोगे डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा अल्फा होता है। सिंस ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिंस अल्फा जीरो हो गया तो उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो इस केस में ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से काम करेगा, घूमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो पूरा वेक्टर कांस्टेंट है, जबकि लीनियर वेलोसिटीज बदलती है। गुड। सो अल्फा विल बिकम नल वेक्टर, यू कैन कॉल दैट। और बोलेंगे कि वो जीरो है तो इसलिए उसकी हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते। ओके, सो बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट कि क्या चल रहा है एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में। और अगर मैं इसको क्विकली समराइज करूं, आई हैव बीन टू स्लो टू डिटेल्ड सो दैट यू रिमेंबर वंस एंड फॉर ऑल। एंगुलर पैरामीटर्स को मैं एक बार समराइज कर देता हूं। इनफैक्ट कंपेयर कर लेते हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, सो उससे अपने को काफी इजी फील होगा। और ये जो कंपैरिजन है दैट विल गो फॉर लॉन्ग वे, नॉट ओनली हियर। इनको डिफाइन ही इस तरह से किया गया है कि हम फ्यूचर में काफी दूर तक इनको सिमिलर टाइप का ट्रीट करने वाले हैं। आई मीन लाइक सिमिलर फॉर्मूलास अपने चलने वाले हैं। व्हाट डज दैट मीन, लेट मी टेल यू। सो इस काइंड ऑफ समराइजेशन आई एम डूइंग। समरी, देखो लीनियर पैरामीटर में हम लोगों ने देखा था कि एक पोजीशन वेक्टर होता है, एक वेलोसिटी वेक्टर होता है, और एक एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने डिफाइन किए, एक थीटा था, उसकी अपनी डायरेक्शन भी हम लोगों ने डिफाइन कर ली, और ओमेगा वेक्टर डिफाइन किया, अल्फा डिफाइन किया। दैट मीन्स थीटा इज करस्पॉन्डिंग टू आर और वी इज करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा, ओमेगा इज करस्पॉन्डिंग टू वी, ऐसा बोल सकते हो। अल्फा और एक करस्पॉन्डिंग है। यहाँ पर जब हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट किए थे तो कुछ ऐसा बोला था कि जो v की डेफिनेशन होती है वो dr/dt होती है। अगर मैं एरोज हटा देता हूँ, सिंपल टर्म में लिखता हूँ लीनियर केस के लिए, तब भी चलेगा। v की वैल्यू dr/dt या d theta/dt, सॉरी dx/dt होती है। तो यहाँ पर भी हमने ओमेगा पकड़ा, कैसा आया, d theta/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर आपने a को डिफाइन किया, a की डेफिनेशन बना dv/dt। तो यहाँ पर अल्फा हमने डिफाइन किया d ओमेगा/dt। सो अगर आप डेफिनेशंस ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, सो दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। द ओनली थिंग इज कि वो लीनियर है। सो अगर हमारी डेफिनेशन एक जैसी होती है तो फ्यूचर फार्मूलाज, फ्यूचर कंडीशंस भी एक जैसे रहते हैं। मतलब हम जानते हैं कि एक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं v dv/dr, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d2r/dt2। रिमेंबर, r को x लिख सो s लिखो चलेगा। सो यहाँ पर भी हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा could be written as omega d omega by d theta. So whenever we require alpha, we can write omega d omega by d theta, just like v dv by dx. We can also write it like d square theta upon dt2. Rate of double differentiation of position with respect to time, position with respect to time, velocity and position, velocity and position, acceleration means accelerations. फिर आपने पता किया था कि अगर a कांस्टेंट आता है एज अ वेक्टर, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रहता है, तो हमारे पास लीनियर मोशन आते हैं, कुछ इक्वेशंस आते हैं, कैसे v इज इक्वल टू यू प्लस at r, या फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर nth डिस्प्लेसमेंट वाली स्टोरी, sn इज इक्वल टू u प्लस a by 2,
2n minus 1. Remember this, but special case. We can say yes, we similar special case over here. If alpha is a constant, then you'll find similar set of equations. You can derive, you can have all the derivations the way we did over here using these basic definitions, you know that. So अपने को क्या मिलने वाला है? पहली इक्वेशन मिलेगी, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. सो यहाँ पर मिलेगा फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी इज ओमेगा. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा नॉट से लिखेंगे, वहां पर यू लिखते थे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, प्लस अल्फा इनटू टी. So that becomes the first equation of angular motion with constant angular acceleration. Can we have equation for the displacement? This is a displacement, you know. So यहाँ पर displacement का मतलब होगा theta is equal to initial velocity omega naught into t plus half acceleration into t square. So that equation can be applied for getting angular displacement if initial angular velocity and angular acceleration is known to us, as long as this angular acceleration is constant. Moreover, we can have a third equation. Final velocity chi square is equal to initial velocity chi square plus 2 times alpha theta. Even fourth equation, copy paste, we can say displacement during nth second is going to be equal to initial velocity plus angular acceleration by 2n minus 1. So जो वन डायमेंशनल मोशन था r, x, v और a में, उसको हम थीटा ओमेगा अल्फा में बना सकते हैं सर्कुलर के लिए भी. और नॉट ओनली हेयर, इसके बाद भी हम लोग अगर इसको वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो आपको पता है ये बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं, तो जब ये वेरिएबल होगा तो यही बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे. So entire kinematics will be exactly the same that we have already gone through. अगर हमने कौन से पैरामीटर यूज किए? अगर हमने एंगुलर पैरामीटर्स यूज किए. अब आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे कि अगर हम लीनियर पैरामीटर यूज करते हैं तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस ये नहीं बन सकती हैं. आपको अगर मैं स्टार्टिंग में ले चलूं तो आप देखो पोजीशन वेक्टर निकालने के टाइम पर हमारा आर कैप कुछ ऐसा आ गया था और सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस लग रही थी, इसलिए हम लोग शिफ्ट हो गए एंगुलर पे. नेक्स्ट क्लास में ये डेंजरस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे और समझेंगे कि अगर हम लीनियर पैरामीटर में सॉल्व करते हैं आर के टर्म में, पोजीशन के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, एक्सेलरेशन के टर्म में, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको. और जबकि एंगुलर पैरामीटर्स के टर्म में इट्स जस्ट लाइक द सेम थिंग दैट वी हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी. यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एक्सेलरेशन है और थीटा डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर, और बाकी सारी कहानियां. आपने लिखा डज थीटा हैव नो डायरेक्शन? वी जस्ट टॉक्ड अबाउट डायरेक्शन ऑफ थीटा, दैट्स व्हाई वी हैड अ टाइम ओवर हियर इफ यू रिमेंबर. सो थीटा की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है पोजीशन के केस में, और वैसे हम उसको स्केलर जैसा ट्रीट करते हैं. आप जरूर ये बोल सकते हो बोलने के लिए, क्योंकि हमारा ओमेगा भी ऐसा जा रहा है, अल्फा भी ऐसा जा रहा है, तो थीटा को भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बोलते हैं. बट आई कैप जे कैप के कैप देना थोड़ा सा भारी गिरता है. नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा. सो इसीलिए मैंने वहां पे एरो नहीं लगाया. और आप चाहो तो इन सबके एरोज हटा दो. क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर हम एरोज नहीं लगाते, क्योंकि हमको पता है ना वन डायमेंशन केस है, या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी तुमको पता है या तो ओमेगा आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा. सिमिलरली अल्फा आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, थीटा आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा. सो आप इस तरह से डायरेक्टली इसको लिख सकते हो. हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या थीटा वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, तो उसीलिए ये लाइन लिखा गया है. जब थीटा आपके स्मॉल होगा तो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, बट अगर थीटा बड़ा हो जाता है तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है. इसलिए हम स्मॉल थीटा को वेक्टर कहते हैं, और वो हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं जो हम बना रहे हैं. सो अगर आपसे कोई पूछता है कि वेदर थीटा फॉलोज द वेक्टर लॉज, तो यू से
For smaller values, it is vector, hence it is following vector laws. For larger values, it's not a vector, hence it won't follow the vector laws. Correct? तो इसीलिए लाइन लिखा गया कि स्मॉल के लिए ये वेक्टर कंसीडर किया जाता है, क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, और अगर वेक्टर है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, वेक्टर नहीं है तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रैप करने के लिए लोग पूछेंगे, एग्जाम जनरली नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो ये हम कंसीडर कर रहे होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, और यस स्मॉलर के लिए वो थीटा वेक्टर जैसा ट्रीट हो रहा होता है, क्योंकि आप देखोगे स्मॉलर बनाओगे तो ये वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हमने सी यहाँ पर लिया तो ये जो वेक्टर है और ये जो कर्व है वो दोनों अलग अलग स्टोरी हो जाते हैं, इसलिए लार्जर एंगल्स को हम वेक्टर नहीं मानते और वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते। सो थीटा के बारे में अपने को वेक्टर स्केलर वाले पोर्शन को याद रखना है। ओमेगा, यस ये वेक्टर है, प्रॉपर वेक्टर है, ये वेक्टर लॉस फॉलो करता है, हर जगह करता है। रेट ऑफ चेंज थीटा का वेक्टर लॉ फॉलो करता है, उसका फर्दर रेट ऑफ चेंज वेक्टर लॉ फॉलो करता है। दैट्स व्हाई आई वांट प्लेस अ एरो ओवर हियर, बट देन यू से कि सिंस हमारे पास दो ही डायरेक्शन है तो हम इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कपल ऑफ स्टार्ट करेंगे, और ये जो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स है वो एंगुलर पैरामीटर्स के टर्म में इसके कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देन आफ्टर लीनियर के टर्म में सर्कुलर मोशन कैसे डिफाइन की जाएगी। आप देखोगे कि ये जो इक्वेशंस लिखी हैं ये सर्कल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये 1D मोशन के लिए है, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन के लिए, जबकि ये किसके लिए है? दे आर फॉर सर्कल। नाउ समझ में आ गया होगा। और ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, ये 1D की इक्वेशंस हैं, और दोनों सिमिलर जैसे जा रही हैं, तो हम सर्कुलर मोशन में इसको लगाएंगे, सर्कुलर मोशन में इसको नहीं लगाएंगे वरना आप गलत कर बैठोगे, इसलिए मैंने लिख दिया, ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है। चलेगा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको और एलेबरेट करेंगे, एग्जाम्पल भी पिक करेंगे, एंड देन यूल फाइंड कि ये काफी यूजफुल है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि ये नई चीजें कहाँ से आ रही हैं, इनकी डेफिनेशंस अपने को डाइजेस्ट करनी होती है, एंड वंस वी गॉट टू नो then you will find this going to be easy. Okay, if nothing to ask, so that's done for the day. Thank you guys.